नमस्कार दोस्तों, योर स्टोरी लाइव में आपका स्वागत है और इस वक़्त हमारे साथ हैं जगदीश। जगदीश को लोग एनआरआई चाय वाला के नाम से भी जानते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं बहुत ज़्यादा बात को लंबा नहीं खींचना चाहूँगी और उनके परिचय को भी, क्योंकि मैं चाहूँगी कि वो हमें खुद ही अपने बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएँगे। तो जगदीश, आपका स्वागत है योर स्टोरी में। नमस्कार, थैंक यू। जगदीश, मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि ये एनआरआई चाय वाला मतलब क्या कहानी क्या है इसके पीछे? क्योंकि आपका जो स्टार्टअप है उसका नाम एनआरआई चाय वाला है। तो क्या है? ये नाम क्यों चुना आपने? रंजना जी, मेरे स्ट्रगलिंग पीरियड में जब मैंने इंडिया वापस आया था मैं 1 साल, 100 साल पहले, तो जी, मैंने कॉर्पोरेट्स में नागपुर में काफ़ी ट्राई किया एंट्री करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे एंटरटेन नहीं किया। तो फाइनली जी, फिर मैंने अपना मन बनाया कि ठीक है, वो मुझे विदिन प्रेमिसेस रोक सकते हैं एक टी स्टॉल के लिए, लेकिन बाहर नहीं रोक सकते। बस फिर क्या था, जी, फिर मैंने अपने कुछ टेबल, बर्तन, गैस-वैस अरेंज करी और उन्हीं के एम्प्लॉइज़ को टारगेट किया और अपना चाय बेचना वगैरह स्टार्ट करा। सभी को मेरी चाय बहुत पसंद आई, उनको मैंने वैरायटी ऑफ जी। चाय पिलाई। उसके बाद में फिर एक दिन मैंने अपनी उसी टेबल के पीछे एक बैनर लगाया जिसपे मैंने लिखा था एनआरआई चाय वाला। तो अच्छा, उसको देख के काफ़ी लोग, मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग बहुत क्यूरियस हुए, यार एनआरआई चाय वाला, हमने तो आज तक कभी ऐसा सुना नहीं। तो वो कहानी जानने लगे कि इसके पीछे कहानी क्या है। जब मैंने उनको कहानी बताई, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने एप्रिशिएट किया। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मज़ाक भी बनाया बट एनीवे हू बॉदर्ड, क्योंकि उनको लगता था यार एक बंदा जो पिछले 12-15 साल से न्यूज़ीलैंड में है, ग्रीन कार्ड है, बिज़नेस अपना था, सब कुछ रैप अप करके इसको होके गया कि ये टेबल पे अपनी चाय बेचनी शुरू कर दी इसने। कि विदेश छोड़ कर के इंडिया में आकर के मेज़ पे चाय बेचना शुरू कर दिया। बेचनी शुरू करी। देखिए, कोई भी ताजमहल भी एक दिन में नहीं बना, तो स्टार्टिंग बिल्कुल, के कहीं न कहीं से करनी पड़ती है और किसी बिज़नेस के लिए उसकी रूट को जानना, क्योंकि आपका जी, बिज़नेस 2 चीज़ों पे चलता है। एक चलता है आपके कस्टमर पे और एक उसकी आपको रूट नॉलेज होनी चाहिए। तो जी। मैं कस्टमर के बीच में ही था, उनकी क्या पसंद है, वो जानने की कोशिश करी। उसके बाद में फिर धीरे-धीरे करके मैंने अपनी वैरायटी ऑफ चाय उनको पिलानी शुरू करी। जी। रिज़ल्ट ये निकला कि जिस कॉर्पोरेट ने मुझे मना करा था, उसी जगदीश, ये कॉर्पोरेट शुरू कैसे हुआ एनआरआई चाय? मतलब मैं हम लोग बात को बहुत आगे स्टार्टअप इंडिया से, मेक इन इंडिया से, क्योंकि इंडिया में बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लाई किया करता था। मैंने देखा इंडिया बहुत एक पोटेंशियल मार्केट बन चुका है, यहाँ पर डिजिटल इंडिया को लोग प्रमोट कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को एप्रिसिएशन मिल रहा है और बहुत अच्छी मार्केट बन चुकी है। और जो मैं वहाँ पर न्यूज़ीलैंड में मुझे पैसा मिला, सब कुछ मिला, लेकिन एक जो पहचान थी, वो कहीं न कहीं मिसिंग थी। दूसरी जी, चीज़, मैं अच्छा टैक्स पे कर रहा था जो कि वहाँ की गवर्नमेंट को जा रहा था, एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, वहाँ के लोगों को दे रहा था। तो वही चीज़ मैंने सोची कि क्यों ना मैं इंडिया में जाके स्टार्टअप करता हूँ और अपने ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता हूँ और उन्हीं को ही मैं, अगर टैक्स देना है तो अपनी गवर्नमेंट को देता हूँ जो कि हमारे ही काम आए। वेरी और नाइस। चाय इंडस्ट्री मैंने चूज़ इसलिए की क्योंकि उसके पीछे रीज़न क्या है कि चाय इंडिया के अंदर, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हो, आप हैं या मैं हूँ, हर कोई चाय के साथ में जुड़ा हुआ है। चाय की जो मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट। एक चाय वाला वर्ड के अंदर बहुत रहस्य छुपे हुए हैं कि आपको जी, जितना भी देखो उसके अंदर बहुत बड़ी मार्केट है और इसके अंदर कॉम्पिटिशन कुछ भी नहीं है, अभी ना के बराबर है। तो जी, मुझे लगा कि अपना सूट टाई उतार के कंधे पे गमछा डालता हूँ और चाय बेचनी स्टार्ट करता हूँ। तो काफ़ी रिसर्च करी, आर-एन-डी करी कि चाय के बारे में। एक हमारी मार्केट जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा लैग कर रहे थे, वो ये कि इंडियन मार्केट के अंदर चाय का दीवाना तो हर कोई है, लेकिन उनको वैरायटी नहीं मिल रही। वो जी। कोई भी चाय वाला, कोई भी कंपनी इनोवेशन के लिए तैयार नहीं है। एक ट्रेडिशनली चीज़ें चली आ रही है। तो जी। मैंने कुछ नया करने का सोचा उसी बारे में। तो ये मतलब आप अपने ब्रांड को कैसे दूसरे ब्रांड से अलग या बेहतर मानते हैं? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट में इस तरह के चाय वाले आउटलेट्स हैं जो अलग-अलग वैरायटी में, अलग-अलग फ्लेवर्स में चाय निकाल रहे हैं। तो आपके पास ऐसा क्या नया है?
देखिए, मैं इस सेक्टर्स पर 2 सेक्टर्स हैं यहाँ पर। एक है चाय कैफ़े सेक्टर, दूसरा है चाय पत्ती टी लीफ सेक्टर। तो चाय कैफ़े के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, तो जो कुछ अभी पिछले 5 साल में कुछ स्टार्टअप्स यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं, अच्छा कर रहे हैं। बट स्टिल वो एक फ्लेवर तो डाल रहे हैं, जैसे कि अदरक, इलायची, लेकिन कुछ जी, इनोवेशन नहीं कर रहे। हर चाय जी, वाला आजकल जहाँ पर भी आप जाओ, अदरक इलायची वाली चाय दे देगा, मसाला वाली चाय दे देगा, लेकिन इनोवेशन के नाम पे कोई कुछ नहीं कर रहा। हुँ, उसके पीछे रीज़न क्या है कि अ, उनको वो बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि जी, चाय के अंदर क्या-क्या हो सकता है। जी, और दूसरी चीज़, चाय को मेरा अपना मार्केट, मेरा कैफ़े या मेरी स्टाइल उनसे अलग क्यों है? दूसरी चीज़, जब मैंने कॉलेज किया, स्कूल किया, तो मुझे पता है, चाहे आप हो या हम कहीं न कहीं चाय के साथ जुड़े थे, हमारी कुछ यादें जुड़ी हुई है। ज़्यादा पढ़ाई करते फिर चाय चाहिए। हमारे कॉलेज के जी। बाहर कोई न कोई एक फ़ेमस चाय वाला होता था, जहाँ पर हम बैठ के गपशप मारा करते थे। और दोस्तों में हमेशा इस तरह की बातें हुआ करती थी, यार चल आज तू चाय पिला दे, चल तू बिल्कुल, पिला दे। और बिल्कुल, उसके बाद कॉलेज हो या ऑफ़िस हो, चाय का आपका एक अड्डा बन जाता है। एक अड्डा बन जाता है। अलग-अलग रीज़न्स थे, किसी को दोस्तों के साथ में, किसी को रिफ्रेश होने के लिए, मतलब एक रीज़न चाहिए होता है चाय पीने के लिए। वहीं पर बैठ के सारी की सारी प्लानिंग होती है कि चाइना पे अटैक कैसे करना है। और कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब सारे मिनिस्टर, सारे एंटरप्रेन्योर, सारे बिज़नेस टाइकून वहीं चाय की दुकान पे डिस्कस होते हैं। और बिल्कुल। उसके बावजूद भी चाय वाले को पैसे नहीं देते। तो कहते भैया खाते में लिख लेना। तो एक एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो आपके साथ भी है कि आपकी जो इतनी अलग-अलग नामों से जो इतना आपने यूनिक नाम निकाले हैं अपनी चायों के, उनमें से आपकी एक उधार वाली चाय भी है, तो वो उधार वाली चाय क्या है? ज़रा बताएँगे उसके बारे में? देखिए, कैफ़े के अंदर जो मेरी उधार वाली चाय है, जैसे आप भी कैफ़े काउंटर पे विज़िट करते हो और बोलते हैं कि भैया 2 उधार वाली चाय दे दो, तो वो आपको 2 उधार वाली चाय दे देगा। और उसके बदले में वो पैसे नहीं लेगा, उसके बदले में एज़ अ सिक्योरिटी आपका आधार कार्ड रख लेगा। अब ये कॉमन सेंस है, एक 2 कप चाय के लिए आप अपना आधार कार्ड तो छोड़ोगे नहीं, कल आओगे पैसे दोगे, आधार कार्ड ले जाओ जाओगे, बारिश होती है, मम्मी चाय बना लो, पकौड़े बना लो। अब चाय कौन-सी बननी है वो मौसम पे डिसाइड होता है कि अगर जैसे मौसम अच्छा है तो मसाले वाली बन गई, गला खराब है तो अजवाइन वाली बन गई, तो वो मम्मी के हाथ वाली चाय है। तीसरा, कपल्स को क्या चाहिए, उसके लिए स्पेशल प्यार-मोहब्बत वाली चाय है। वाह! उसके अंदर आधा दूध, आधा पानी, इलायची फ्लेवर, रोज़ पेडल ऊपर से डाल के देते हैं और एक सीक्रेट रेसिपी है, एक सीक्रेट मसाला है वो डालते हैं। देन फाइनली मर्दों वाली चाय। अब मर्दों वाली चाय एक में अच्छा मर्दों वाली चाय भी है आपके पास, क्या है उसमें, मर्दों उसकी क्या वाली चाय ख़ासियत में है? देखिए, कहीं न कहीं जो मेल है, वो ना बहुत इगोइस्टिक होते हैं। तो उनको हर चीज़ में ना सुपीरियर दिखना पसंद होता है, हालाँकि है नहीं, क्योंकि आज की ऐसा डेट लगता में है आपको? वो तो कर रही है। वुमन एम्पावरमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उनको कहीं न कहीं इन्फीरियरिटी फ़ील होती है। तो भाई मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इन्फीरियर फ़ील मत करो, आप मर्दों वाली चाय पियो। तो चाय समथिंग व्हिच इज़ स्ट्रॉन्ग इन बॉडी, बिग इन साइज़, लड़कियों के लिए कोई चाय नहीं है आपकी, महिलाओं के लिए किसी तरह की कोई स्पेशल चाय? नहीं जी, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, एक तो मेरी प्यार-मोहब्बत वाली चाय है और एक चाय पे मेरी R&D चल रही है। अगर भगवान ने चाहा तो वो 3-4 महीने में मैं उस चाय को लेके आऊँगा। उस चाय से आपकी जो स्किन है, अगर रेगुलर आप 1 महीने पीते हैं तो आपकी स्किन पे काफ़ी ग्लो आएगा और जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स वगैरह होते हैं वो रिमूव होंगे। देखिए, हमारे आयुर्वेदिक में ना हर चीज़ का इलाज है, लेकिन हम जी, किस चीज़ को किस तरीके से किस कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, इसके पीछे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। तो जी, डेफ़िनेटली मैं उनके लिए कोई ऐसी चीज़ ज़रूर लाऊँगा जो उनके लिए बहुत यूज़फुल होगी। जी। तो ये रिसर्च आप किस तरह से चाय की करते हैं कि मतलब किस तरह से ये बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? कैसे आपको कैसे पता चलता है ये? देखिए, बहुत मोटी-मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है कि किस हर्ब से क्या फ़ायदा होता है, पहली चीज़ ये, सबसे पहले ये पता करना पड़ता है। हुँ, दूसरी चीज़ ये कि इस चीज़ को आप चाय के कॉम्बिनेशन में ला रहे हो, क्या ये चीज़ उसके साथ में मर्ज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी?
कई चीज़ें जी, वो उसके फ्लेवर को डाइल्यूट कर देती है, खत्म कर देती है, तो वो नहीं हो पाती। और तीसरी जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको को किस रेशो में, किस कितनी क्वांटिटी में उस चीज़ को ऐड ऐड करना है। और चौथी एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, सॉरी वो मैं सामने नहीं बता सकता जो इसके पीछे होती है। तो ठीक काफ़ी है, आर-एन-डी कोई के बात बाद नहीं। में काफ़ी ट्रायल जी, मतलब जी, फाइनली जब एक जी, फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है, मुझे लगता है कि हाँ, ये परफेक्ट है। फिर उसके लेकर जो मेरी अपनी जो टीम है, सबको मैं जी। खिलाता हूँ अलग-अलग तरीके से, बिना नाम बताए, ठीक है? कि किस तरह का जगदीश फ्लेवर आ रहा है। जगदीश एक चीज़ बताएँ, जैसा कि मैं पढ़ रही थी और मैंने आपके इंटरव्यूज़ वगैरह में भी जहाँ भी आपने बातचीत की है लोगों से, वहाँ मैंने देखा था कि आपके पास कोई इम्यूनिटी बूस्टर चाय भी है। तो वो क्या करेक्ट। है? मतलब ये सच है क्या कि कोई ऐसी चाय जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है? क्या ये मुमकिन है? देखिए जब कोरोना इंडिया में आया ही आया था, इवन चाइना में उसका थोड़ा शोर मच रहा था, उसी समय मुझे ये एहसास हो गया था कि ये पूरे वर्ल्ड में फैलने वाला है और इंडिया चाइना से बहुत क्लोज़ है और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो ये बहुत ही रैपिडली फैलेगा यहाँ पर। तो उसी समय मैंने काफ़ी आर-एन-डी करके कुछ ऐसी इम्यूनिटी बूस्टर्स चाय बनाई, क्योंकि कोरोना जो है उनको इफ़ेक्ट करता है जिसकी इम्यूनिटी वीक है। और इम्यूनिटी हमारे ऐसे आयुर्वेदिक में कौन से ऐसे हर्ब्स है, स्पाइसेस है जिससे हम इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो मुझे प्राउडली एक चीज़ बहुत अच्छी फ़ील होती है कि इंडिया के अंदर पहला ऐसा बंदा था मैं ऐसा था जिसने सबसे पहले इम्यूनिटी बूस्टर्स चाय बनाई। और मेरी जैसे एक थी मुलेठी और स्ट्रॉन्ग जिंजर वाली चाय, इसके कॉम्बिनेशन में बनाई। दूसरा मैंने काढ़ा बनाया। तीसरा मेरी थी जिंजर टर्मरिक लेमन वाली चाय। तो ये 3 मेरी चाय मेरे कैफ़े में बहुत बिका करती थी। उस समय जी। कोविड का भी थोड़ा सीन स्टार्ट हो गया था यहाँ पर और लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर्स मैं खुद ही सजेस्ट करता था कि इसको पिया करो। इवन मोर देन प्रोफेशनली मैं उनको अपनी रेसिपी शेयर किया करता था कि इस तरीके से आप घर पे भी बना सकते हैं ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। जी, जी। और रंजना जी जगदीश मज़े की बात बता जी, हाँ, नहीं, आप कंटिन्यू रखिए। जी, बोलिए, बोलिए। मज़े की बात बताता हूँ, ये जो इम्यूनिटी बूस्टर्स चाय बनाई थी, तो इनके जो नाम है मैंने उस समय आपको याद होगा कि रामायण वगैरह स्टार्ट हो गई थी टीवी पे। हालाँकि जी, मैं तो कैफ़े में रामायण वैसे ही लॉकडाउन दिखाता था शुरू से लॉकडाउन ही। के लॉकडाउन के बाद रामायण शुरू हो गया था। पहले या तो बाद आस-पास कुछ। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो अपने रेस्टोरेंट में पहले ही से ही रामायण दिखाता हूँ क्योंकि मेरा सेटअप ही कुछ इस तरह का है वहाँ पर। जब अच्छा, यहाँ पर रामायण स्टार्ट हुई तो मैंने उनके जो अपने चाय के नाम रामायण से इन्फ्लुएंस होके जैसे कि एंटी कोरोना ब्रह्मास्त्र, एंटी कोरोना नागास्त्र, इस तरह के नाम रखे तो लोगों को बहुत पसंद आए। जगदीश, जैसे कि हमने देखा है कि इंडियंस जो होते हैं, वो चाय के बहुत शौकीन होते हैं और हमारे यहाँ वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है चाय की। और लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, वहाँ पे मतलब एक तरह से जो इंडियन चाय है, वो कमर्शियलाइज़ नहीं हो पाई इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसके पीछे क्या वजह है? बाहर श्रीलंका की चाय या फिर चाइना की चाय, यही लोग अपना मार्केट बना पाए, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों इंडिया बाहर अपना बाज़ार नहीं खड़ा कर पाया चाय के मामले में? देखिए सबसे पहली वजह क्या है, जैसे आपने वैरायटी बोला मैं तो इस वर्ड को थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ। जी, बेसिकली चाय के अंदर क्या हो रहा है कि हम वैरायटी द वे ऑफ कुकिंग हमारे अलग-अलग है। यानी कि अदरक मिला दी तो अदरक वाली हो गई, वो कुछ और मिला दिया तो वो वाली हो गई। तो ये वैरायटी नहीं है। पूरे इंडिया के अंदर ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है वो आ रही है ब्लैक टी केवल। और यहाँ पर हल्की सी ग्रीन टी ने थोड़ा-सा अपनी जगह बनाई है। अदरवाइज़ ब्लैक टी आप शॉप पे जाओगे ब्लैक टी, आप रेस्टोरेंट में जाओगे ब्लैक टी। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में 1500 तरह की वैरायटी है चाय के अंदर। यू विल बी सरप्राइज़्ड टू नो कि 1500 से ज़्यादा वैरायटी है चाय के अंदर। आपकी ब्लू चाय है, येलो चाय है, व्हाइट चाय है। दूसरी चीज़ ये कि हम इंडियंस ना एक चीज़ करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। जी। चाय जो है मोस्ट कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर और चाय के सब इतने दीवाने लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हम अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि क्योंकि हम इनोवेशन करना ही नहीं चाहते। हमारे पास में हर्बल्स है, हमारे पास आयुर्वेदिक है लेकिन हम इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचने को तैयार ही नहीं है। हम पहले ही मान के बैठे हैं कि यार जो हो रहा है इंडिया में वही सही है, उससे आगे जाना ही नहीं। चाइना एंड श्रीलंका इनकी मोनोपोली है इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे चाय को लेकर। अब जितने भी सही वेस्टर्न कंट्रीज़ के या मिडल ईस्ट के हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनको कुछ हर्बल प्रोडक्ट मिले, उनको कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिले जिनसे कि उनको हेल्थ बेनिफिट मिल सके।
तो वो चीज़ इन्होंने कभी चाहे वो कोई से भी ब्रांड हो, बड़े से बड़े ब्रांड हो, उन्होंने वो चीज़ नहीं करी। बट डेफ़िनेटली अब इंडिया वापस आया हूँ, कुछ ना कुछ करूँगा। जैसे इंडिया में भी देखिए कि जो बड़े होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, वहाँ पे भी आपको इंडियन चाय नहीं मिलती है, वहाँ पे भी आपको राइट, विदेशी चाय मिलती है। तो मतलब काफ़ी बुरा हाल बना रखा है अपने ही देश का अपने ही काम में। तो एक तो चीज़ बताएँ क्योंकि आप जी, आप बोलें, आप कंप्लीट करें। नहीं, बताइए, बताइए। नहीं, मैं यही कह रही थी कि एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर स्टार्टअप की दुनिया को आप किस तरह से देखते हैं आने वाले टाइम में? क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, स्टार्टअप्स बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, मार्केट बहुत खराब हुआ है, इकोनॉमी बहुत डाउन हुई है। तो इन सबको देखते हुए आपको क्या लगता है कि आने वाला वक़्त आपके बिज़नेस के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए किस तरह का रहेगा? देखिए कोविड के टाइम पे इकोनॉमी और हर बिज़नेस सफ़र किया है। अब आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे देखना चाहते हैं। घर बैठ के माथे पे हाथ रख के रोना चाहते हैं या इसको एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देखना चाहते हैं। मेरा मानना अपना है कि इंडिया के लिए, नेशन के लिए दिस इज़ परफेक्ट टाइम बूस्ट मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। जो अभी जैसे अभी मोदी जी ने भी कहा मोदी जी को दुनिया ने इसलिए सुन लिया क्योंकि मोदी जी है। उससे पहले ही मैंने बोल दिया था कि मेक इन इंडिया बूस्ट करो, ये परफेक्ट टाइम है। लेकिन हम गरीब हमारी कोई नहीं सुनता एनीवे। तो बेसिकली ये परफेक्ट टाइम है आप स्टार्टअप्स करने के लिए, मेक इन इंडिया के लिए आप नए-नए स्टार्टअप्स कीजिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, तो इसमें बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि आपके पास में बहुत टाइम मिला सोचने का, करने का, मार्केट ने आपको टाइम दिया, कॉम्पिटिशन सामने नहीं था, तो 2-3 महीने घर बिताए, वहाँ पर आपके पास में सोचने के लिए बहुत कुछ था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लेना चाहिए। रेदर देन कि हम सोचे कि सब कुछ खराब हो गया, नया सोचो, कुछ नया करो, बहुत पोटेंशियल है हर जगह पर। मतलब आपका कहना है कि ये वक़्त एक ऐसा समय ये एक ऐसा समय है कि इसमें आप अपने आप को जितना ज़्यादा निखार सकें, जितना ज़्यादा होमवर्क कर सकें अपने ऊपर, बिल्कुल, उतना बिल्कुल, अच्छा है। जी। बिल्कुल। जगदीश जैसे कि आपका कोई बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं रहा, आपके घर में कोई बिज़नेस नहीं किया किसी ने, ऐसे में आपने बिज़नेस शुरू किया और जैसा कि मैं जानती हूँ कि बचपन में एक वक़्त ऐसा भी रहा आपकी ज़िंदगी में कि आपने आर्थिक तौर पे भी कई तरह की दिक्कतों का सामना किया। तो यहाँ तक पहुँचने में जिन चुनौतियों का आपने सामना किया थोड़ा उनके बारे में बताएँ किस देखिए मैं काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार से था। मेरे फ़ादर एक ट्रक ड्राइवर थे, बाद में टीटीसी में ड्राइविंग करने लगे और जो पहला एक वर्ड संघर्ष, वो मैंने वहीं से सीखा। कि 2 वक़्त के खाने के लिए किस तरह से संघर्ष वो करते थे, मैं उनको बचपन में बोल नहीं पाता था, कर नहीं पाता था, लेकिन देखता ज़रूर था, तो मैंने वो चीज़ ऑब्ज़र्व करी। दूसरा ये कि मैं पैदा तो उस माहौल में हुआ, लेकिन मुझे कुछ न कुछ बनना था, कुछ न कुछ करना था, उस स्थिति से अपने आप को निकालने के लिए। सबसे ज़्यादा रंजना जी समस्या जो मेरे सामने थी, वो मेरी एजुकेशन को लेके नहीं थी, एक गाइडेंस को लेके थी। क्योंकि ना तो मेरे परिवार में या ना फिर मेरे रिलेटिव्स में कोई ऐसा था, जो प्रॉपर गाइड कर सके। कि बेटा आपने 10th करनी है, 10th के बाद में आर्ट्स होती है, कॉमर्स होता है, साइंस होता है। और उससे यही फिर पता नहीं जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पाती, उसके बेस पर फिर मैंने धीरे-धीरे करके आगे बढ़ना, पढ़ाई करी काफ़ी मेहनत करी। जैसे कि मैंने अपने डिसीज़न शुरू से ही मैंने अपने डिसीज़न लिए। मैं आईएचएम करने के बाद में मेरी पहली जॉब लगी थी पीवीआर साकेत में। वो मुझे 45,000 ऑफ़र कर रहे थे, जो कि मेरे घर से केवल 5 किलोमीटर था। लेकिन वो ना करके मैंने एक 50 किलोमीटर दूर एक ऐसी जॉब पकड़ी जिसमें मेरी सैलरी जो है केवल ₹3400 थी, 3400। तो पहली वाली जॉब के कंपैरिज़न में कोई मतलब कंपैरिज़न है ही नहीं। लेकिन मुझे पता था कि 3400 की जॉब मुझे काफ़ी कुछ दे सकती है, अपॉर्च्युनिटीज़ दे सकती है, कॉन्टैक्ट्स बनवा सकती है। लेकिन 45 वाली बस वही कि बस मूवी के कितने टिकट बिके, कितने नहीं बिके बस वही देखो और कुछ नहीं। तो मैं स्टक हो जाता। तो उसके बाद फिर मैंने काफ़ी होटल्स में मेहनत करके मुझे मिडल ईस्ट की अपॉर्च्युनिटी मिली। मैं सुबह 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक रेस्टोरेंट में काम किया करता था। उसके बाद में फिर
1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद मैं और 5 घंटे बाहर में काम सीखा करता था, क्योंकि जब तक आपके हाथ में कुछ एक्सपर्टाइज़ स्किल्स नहीं होगी, तो सामने वाला आपको नहीं पूछेगा। तो कुछ ना कुछ करने के लिए आपको उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली आज लोग मुझे पागल भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि 12 साल से अगर कोई बंदा बाहर है, उसकी पूरी फैमिली के पास ग्रीन कार्ड है, सब कुछ है, बिज़नेस है, लाखों में कमा रहा है, वेल सेटल है, और अचानक से वो फिर यहाँ पर आता है, चाय जी। बेचनी शुरू कर देता है। तो जो लाइफ़ के बड़े-बड़े डिसीज़न मैंने बहुत हँसते हुए लिए, जितनी भी परेशानी थी, कभी उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, मैंने ही परेशानी को परेशान किया कि चलो देखते हैं कहाँ तक परेशान कर पाती है। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। टच वुड 1 साल, सवा साल मुझे इंडिया आए हुए हो गया, और चाय बेचने से मैंने स्टार्ट करा था। आज बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स मेरे साथ में हैं। मेरा ब्रांड कॉर्बाइट जिसमें मैं मल्टी ब्रांड्स एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। 8 महीने का मेरे प्रॉफिट 1.2 सीआर था। और रंजना जी, मेरा तो ये मानना है, मैं पैसों की तरफ नहीं भागता। मैं केवल कि मुझे कितनी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और कितना मैं आगे उसके अंदर जा सकता हूँ, उसके अंदर इनोवेशन कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। तो अगर आप कभी मेरा विज़न जानना चाहेंगे, तो वो कभी भी पैसों को लेकर या मेरी कंपनी को लेकर नहीं होगा कि मुझे अपनी कंपनी को कितने सीआर का बनाना है। मेरा विज़न हमेशा वो ये होगा कि कुछ ऐसा काम करना जिससे कि मेरे साथ-साथ जो मेरा देश है उसको भी प्राउड फ़ील हो इंटरनेशनल जी, मार्केट के अंदर। जी, वही चीज़ सोच कर मैं इंडिया वापस आया हूँ। जी। जगदीश, सपने तो सभी लोग देखते हैं। सब हर हर इंसान का एक सपना खत्म होता है, दूसरा सपना शुरू हो जाता है। सपने कभी खत्म नहीं होते, लेकिन फिर भी कोई ऐसा सपना जो आपको बहुत बड़ा लगता हो और जब जहाँ तक पहुँचना आपको लगता हो कि मुश्किल हो और आप ये चाहते हो कि वो पूरा हो जाए? देखिए, सपने ज़रूर देखने चाहिए, लेकिन सपने देख के सो नहीं जाना चाहिए। तो सपने देखने के बाद में आपकी नींद उड़ जानी चाहिए कि उस सपने को कैसे पूरा करना है, पहली बात। बिल्कुल, दूसरी बिल्कुल, बात, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती। कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती कि ये सपना बहुत बड़ा है, मैं नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल। तो बहुत ईज़िली हो जाएगा। अगर आप मेहनत करो, स्ट्रगल करो, धीरे-धीरे करके वो सपना खुद आपके पास आएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मेरे जी, सपने की आप बात करते हो, तो मेरा मेरे 2 सपने आज की डेट में, सपने बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन आज की डेट में जो मेरा सपना है, जिसको मैं देखकर इंडिया वापस आया था, वो 2 सपने हैं। एक मेरा पर्सनल सपना है, एक प्रोफ़ेशनल सपना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरा पर्सनल विज़न है, प्रोफ़ेशनल विज़न है, वो तो ये है कि मैं इंडिया को चाय इंडस्ट्री में एज़ ए ग्लोबल लीडर देखना चाहता हूँ, कि वर्ल्ड में अगर कहीं पर भी चाय की बात हो, तो इंडिया का नाम सबसे पहले आए, इनोवेशन में, वैरायटी में। चाहे मेरा आए या ना आए, लेकिन मेरे देश का नाम आगे आए। और अगर मैं पर्सनल विज़न की बात करना चाहूँगा, तो वो ये कि जिस स्टार्टअप के लिए मैं यहाँ पर वापस आया, स्टार्टअप इंडिया के लिए, तो मेरा जो सपना है वो ये है कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ में एक बार 10 मिनट के लिए चाय पे चर्चा करना चाहता हूँ, और उनको बताना चाहता हूँ कि समस्या कहाँ पर आ रही है, कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, लेकिन इंडिया के अंदर जो मेरा सपना है वो ये कि एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर जगह ऐसी हो जहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे, यूथ जो कहीं पर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन करते हैं, उन सबको वहाँ पर लाया जाए, और उस वहाँ पर केवल इनोवेशन हो, आर-एन-डी हो, और उसको जो भारत सरकार है वो सपोर्ट करे। क्योंकि अ, ज जितना भी जो मैंने प्रॉब्लम यहाँ पर देखी कि जो भी एक कम्युनिकेशन है, जैसे कि एमएसएमई लोन हो गया, या एंटरप्रेन्योरशिप फॉर्मेलिटीज़ हो गई, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि एक आम बच्चा अगर कुछ करना चाहता है, तो वो 2 चीज़ों से लैग करता है, उसके पास पैसा नहीं है, और सपोर्ट के लिए अगर वो किसी बैंक में जाता है, तो इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन है कि वो गिव अप कर देता है। इतनी हुँ, सारी फॉर्मेलिटीज़ है, जो प्रोसीजर है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो कुछ आगे कर नहीं पाता। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे कि अ, दिल्ली, यूपी, कहीं पर भी एक ऐसी जगह बने जहाँ पर सारे इनोवेशन को जो भी इंडिया में अच्छा कर रहा है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, जो भी इंडिया में अच्छा कर रहा है उनको वहाँ पर लाया जाए, और उनको सपोर्ट किया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बाहर के जितने भी बंदे हैं, जो भी इनोवेशन करना चाहते हैं, अगर वो लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइज़ेशन अलग बने। वो एक
एक बैंक ना हो कि बैंक लोन दे रहा है कि पता चल रहा है बैंक के पास में 100 क्लाइंट आते हैं, उसमें से एक आता है एमएसएमई लोन के लिए, और जैसे ही बैंक मैनेजर से पूछता है वो कहता है कि ले जाओ, यहाँ कोई लोन नहीं मिलता। तो नहीं, वहां मैंने तो पर सुना है कि बड़ी दिक्कतें होती हैं लोगों को। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी तो किसी ने मुझे बताया कि जो राहत पैकेजेस भी जो गवर्नमेंट के आए हुए हैं, वो भी जब लेने के लिए लोग पता करते हैं या बैंक्स के पास जाते हैं, तो बैंक से एक अलग तरीके का दबाव भी बनाते हैं कि आपके जो अपने पुराने अकाउंट्स हैं उनको बंद कर दीजिए, हमारे यहाँ अकाउंट खोल लीजिए, उसके बाद हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह की भी दिक्कतें होती हैं। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपका साउंड उधर से म्यूट हो गया है। जी। अगर इस जी। तरह की कोई चीज, वो सबसे पहले वो चाहते हैं कि हमारे कस्टमर बन जाए, जो जी। कि गलत है। जी। अभी डिस्टर्ब है तो अभी फिर से साउंड आपका चला गया। सर, आपका साउंड म्यूट हो गया है शायद। तो आप वेट कर लो। जी। हेलो। सॉरी रंजन जी, आ रही थे? हाँ, अभी आ रही है। हम लोग राहत पैकेजेस को लेकर के बात कर रहे थे। हाँ जी, जी, अभी जो एकदम साफ है। है वो ये कि सबसे पहले तो वो चाहते हैं उनके अकाउंट खोल दो, बल्कि वो भी दिक्कत नहीं है, 99% आपको एमएसएमई लोन देते ही नहीं है अनटिल अच्छा। अनलेस आप किसी की सिफारिश हो या कोई। और जो डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते हैं, अब मेरा मानना क्या है, एक एक गांव का एक बच्चा है जिसने कोई चीज बनाई है, और वो चाहता है कि उस चीज को वो एस्टेब्लिश करे, उसके लिए उसको पैसे की जरूरत है। अब ये उससे कहते हैं कि अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आओ 5 साल की। अरे भाई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसने सुनी ही नहीं है। और अगर वो किसी से बनवाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो वो 70,000 की बनेगी, 50,000 की, बिल्कुल। 20,000 की बनेगी, वो पैसा कहाँ से लाएगा? उसको गाइड करने वाले नहीं है। तो यानी कि इंडिया का एक इनोवेशन खत्म हो गया। हो सकता है कि हुँ। वो इनोवेशन ऐसा हो जो वर्ल्ड में, जो जिसको वर्ल्ड पूरा संसार उसको अप्रिशिएट करे, लेकिन वो वहीं खत्म हो गया। आप किसी से मिलने के लिए जाते हो, कोई टाइम नहीं देता। तो इस स्टार्टअप के लिए बेसिकली मैं चाहता हूँ कि सरकार सभी के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पर केवल स्टार्टअप की ही बात हो, वहाँ पर कोई प्राइवेट और किसी चीज की बात ना हो। वहाँ पर यह है कि आप, अच्छा ये स्टार्टअप है, दिखाइए क्या है। अच्छा, उसके बाद में, अच्छा बहुत अच्छा है, आप एक काम कीजिए कि आप शर्मा जी से मिल लीजिए, शर्मा जी इसके लिए आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा देंगे। अब शर्मा जी का काम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, उस बच्चे का काम नहीं है। वो बच्चा केवल बता सकता है। उसके बाद में आपको बिजनेस एक्सपर्ट के पास जाइए, वो उसके अंदर ग्रोथ दिखाएगा कि आप अगर ये करते तो इसके ये ग्रोथ है। तो एक टीम तैयार हो जो उस बच्चे के लिए काम करे, और फाइनली उस उस बच्चे को या तो गवर्नमेंट सपोर्ट करे, या तो उस जगह पर बुलाए जहां पर मैं बता रहा हूँ कि जहां पर इनोवेशन हो सकता है वहां पर बुलाए, या फिर उसको गाइडेंस करे ताकि वो इनोवेशन सामने आए। लेकिन जो जी। प्रॉपर जो चैनल हमारी गवर्नमेंट का चला आ रहा है, बॉटम लाइन तक कुछ पता ही नहीं चलता। जी। तो आप अपने लिए किस तरह की सपोर्ट की उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से? क्या आपको किसी तरह की सपोर्ट की उम्मीद है? आपको भी इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्या अपने स्टार्टअप को शुरू करने से पहले? जगदीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। जी, जगदीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सॉरी रंजना जी, यहाँ पर पावर कट हो गई थी थोड़ी सी। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सब इफ़ेक्ट ऑफ कोविड है, तो दिक्कत नहीं है कोई। लेकिन आप हमें दिख भी नहीं रहे हैं इस वक़्त, तो क्योंकि पावर कट हो गई थी, होपफुली मैं आपको अंधेरे में ही दिखूंगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, अभी एकदम परफेक्ट है। तो मैं ये कह रही थी कि क्या आपको भी इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब आपने अपना काम शुरू किया उससे पहले कि बैंक्स परेशान कर रहे हैं किसी तरह से या किसी तरह की कोई भी दिक्कत? एग्जैक्टली मैं भी भारतवासी हूँ। तो मुझे भी वही समस्या, वही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट आज भी सामना कर रहा हूँ। तो जहाँ तक चीजें सोल्व हो पाती है वो चीज कर पाते हैं, जहाँ तक नहीं हो पाती गिव अप, मैं गिव अप नहीं करता। मैं तो रास्ते कुछ ना कुछ ढूंढ लेता हूँ, लेकिन हर कोई इस तरह के रास्ते नहीं ढूंढ सकता। जी। तो हमारे सिस्टम को इस चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। ये जो 10 मिनट की चर्चा होगी मोदी जी के साथ में, बस 2 ही चीज़ें होगी। एक तो उस स्टेट, एक उस जगह के बारे में होगी जहाँ पर हम, जैसे सिलिकॉन वैली है, इंडिया के अंदर सिलिकॉन वैली क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर जी। इनोवेशन की बात क्यों नहीं हो सकती?
एक ऐसी जगह क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पर सारे ही आपने थ्री इडियट्स ज़रूर देखी होगी। लद्दाख में हर बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है, तो वो चीज़ सामने यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती प्रैक्टिकली? दूसरी बात ये होगी, जो प्रॉपर चैनल है जहाँ पर फाइनेंस सपोर्ट हो सके, डॉक्यूमेंटेशन हो सके, उस चैनल को बहुत ही ईज़ी और स्मूथ बनाना पड़ेगा। जहाँ पर करप्शन की बात ना हो, जहाँ पर ड्यूटी को ड्यूटी की तरह लिया जाए, जहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके रिव्यू वो सामने वाला कैंडिडेट दे जो लोन माँगने के लिए जा रहा है, कि अगर जी। मैंने इनको रिव्यू दिए तो उनकी नौकरी पे खतरा है। उसके बाद वो काम करेंगे। तो एक ऐसा प्रॉपर चैनल एक जब बनेगा, जब भी कुछ हो सकता है। जी। आपकी क्या प्लानिंग्स हैं एनआरआई चाय वाला को लेकर के? क्या नया आप अभी प्लान कर रहे हैं अपने लिए? देखिए, अभी मैं 2 सेक्टर्स पे काम कर रहा हूँ। एक तो अभी पूरे पैन इंडिया में एनआरआई चाय वाले के कैफ़े बना रहा हूँ और लोगों को जल्द ही हालाँकि मेरी कॉर्पोरेट कंपनी है, उसपे तो मल्टीपल ब्रांड है जिसकी फ्रैंचाइज़ी मैं देता हूँ, लेकिन एनआरआई चाय वाले के कैफ़े भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और लोगों को बहुत अच्छी-अच्छी वैरायटी इंट्रोड्यूस करता हूँ जल्दी ही। दूसरा, मेरी अपनी 20 तरह की टी लीफ आ रही है, जिसको मैं आयुष मंत्रालय से कुछ रिकॉग्नाइज़ेशन भी उनसे करवा रहा हूँ, अप्रूवल ले रहा हूँ। और उसको फिर इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में भी उनको लॉन्च करूँगा, ताकि अब जैसे कि मेरी एक सबसे स्पेशल चाय है इम्यूनिटी बूस्टर्स चाय के बाद में, एक है मेरी योग माया चाय। जी। योग माया चाय जो है मैंने 35 हर्ब्स और स्पाइसेस से बनाई है एंड इट्स गिव यू सिमिलर बेनिफिट ऑफ योगा। 1 घंटा आप योगा कर लीजिए या 1 कप चाय पी लीजिए, या आप दोनों काम कर लीजिए, बेनिफिट डबल ले लीजिए। तो इस पे बहुत मेहनत करी है, बहुत काफ़ी कुछ करा है। अगर आप रेगुलर पीते हैं तो आपको एग्ज़ैक्टली योगा जैसे बेनिफिट मिलते हैं आपको। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इनोवेशन है निरोग्य चाय। निरोग्य चाय के रेगुलर कंज़प्शन से, कि आप अगर सुबह और शाम 1 कप चाय पीते थे, कि हम तो चाय रोज़ ही पीते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो चाय भी है और बेनिफिट भी मिले, तो पीने से आपको 30 तरह की बीमारी से आपका बचाव करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बीमारी कभी हो नहीं सकती या दूर कर देगी, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका पूरी तरीके से बचाव करती है वो चीज़ें। वो चाहे आपके बॉडी को के अंदर हर चीज़ इम्यूनिटी इतनी बूस्ट करती है और ऐसे कोई भी वायरस डेवलप ना हो पाए उसके लिए आपको किसी हद तक प्रोटेक्ट करती है। तो ये दोनों इनोवेशन जो है मेरी जल्दी मार्केट के अंदर आ रहे हैं। इनफैक्ट बच्चों के लिए मैं चाय लेकर आया हूँ, जो इंडिया में आज तक कोई लेके नहीं आया। जी, क्योंकि बच्चों के लिए बच्चों चाय काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। क्या है, क्या ख़ास है इसमें? देखिए, पहले वर्ड में जब बच्चों के लिए हम चाय की बात करते हैं तो हम कहते हैं नहीं, बच्चे चाय नहीं पीते। हुँ। लेकिन क्या आपने सोचा है आज की जो जनरेशन है वो गैजेट्स से खेलती है। वो एडल्ट्स की तरह बिहेव करना चाहती है, एडल्ट्स की तरह बात करती है। मैं जो चाय लेकर आया हूँ उस चाय का नाम है किड्स चाय। उसके अंदर बेसिकली टी लीफ हम यूज़ करें, वो 100% हेल्थ ड्रिंक है और इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक है। यानी कि जो फॉर एन एग्जांपल जैसे हॉर्लिक्स हो गया आपका हेल्थ ड्रिंक है, इम्यूनिटी बूस्टर हो गया जैसे कर्ड है। तो ये इसके दोनों कॉम्बिनेशन है। तीसरी चीज़ ये 5 फ्लेवर लेके आ रहा हूँ, मैंगो फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, और बच्चों को ये कप में ही सर्व होगी। तो बच्चे एक्चुअली जो मैंने ऑब्ज़र्व करा है कि बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते। क्या रंजन जी आप बता सकते हैं रीज़न क्या है दूध ना क्यों नहीं पीते वो? टेस्ट नहीं अच्छा मैं लगता है दूध का। नहीं, 99% सभी ये बोलते हैं कि दूध का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ का दूध पीता है वो, और हाँ, वो क्योंकि दूध में ही पलता है। बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो पी सकता है, दाँत नहीं होते हैं, उसके माँ का दूध से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए वो बच्चे को दिया जाता है। बच्चा उस एज में उस सोच तक नहीं पहुँचा होता है कि वो ये मना कर सके कि मुझे नहीं पीना है। उसको भूख लगी, उसको जो दिया जा रहा है वो ले लेता है। लेकिन जैसे-जैसे बड़ा होता है तो नो बोलना भी सीख जाता है और फिर उसको दूध नहीं पसंद तो आना शुरू होता है। हाँ, तो बेसिकली टेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है कि उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगता। होता क्या है कि अ, बच्चे को हम जैसे हमने कुछ अलग फ्लेवर डाल के दे दिया, बॉर्नविटा डाल के देते हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं पीते। अब तो हुँ, आपका टेस्ट चेंज हो गया, अब बच्चा क्यों नहीं पी रहा? उसके पीछे रीज़न क्या है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो हमको देखते हैं कि हमारे बड़े भाई-बहन, हमारी जो फैमिली है, वो क्या कर रही है? वो सब चाय पीते हैं, मैं क्यों नहीं पी रहा?
मुझे दूध क्यों दिया जा रहा है, मुझे अलग से नहीं, चीज़ बिल्कुल, क्यों दी जा रही है? बिल्कुल, बिल्कुल, अगर मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो मतलब बड़ों को चाय पीते हुए देखते हैं तो चाय माँगते हैं पीने के लिए। अगर अगर हम एक ही रूम में हैं और सामने 2 चेयर है और मैं आपको कहता हूँ कि रंजना जी आप पीछे बैठिए, तो आप बहुत ऑकवर्ड फ़ील करेंगे, मैं पीछे क्यों बैठूँ? तो बच्चों की जो साइकोलॉजिकल वो सोचते हैं यार सबको चाय मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही, मुझे क्यों नहीं मिल सकती? तो बच्चों के लिए इसलिए मैं किड्स चाय लेके आया हूँ जो कि 100% सेफ चाय है और कोई टी लीफ यूज़ नहीं है, इम्यूनिटी बूस्टर्स इसके साथ-साथ है, बच्चों की इम्यूनिटी पहले से ही बढ़ा रहा हूँ ताकि वो हमारे भारत में जो-जो समस्या होती है ना लोन लेने की और इन सारी समस्याओं से वो मेंटली जूझ सके, उसे पता है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आने वाला अगर टाइम अगर बच्चा स्टार्टअप शुरू करने वाला है तो उसको पहले से ही अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी इम्यूनिटी बूस्टर लेकर के। बिल्कुल, बिल्कुल। बैंक पता नहीं कितने चक्कर लगवा दे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जगदीश आपसे बात करके सचमुच बहुत मज़ा आया और आपने इतना वक़्त हमें दिया, हमारे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े आप लोगों ने आपको सुना और मैं चाहूँगी कि जो लोग इस वक़्त जगदीश को जो लोग सुन रहे हैं, वो उनसे जुड़ सकते हैं, वो हमें इनबॉक्स करें, कमेंट करें, हम आपको कनेक्ट कर देंगे। और भी अगर आप इनके काम को, इनकी चाय को समझना चाहते हैं या ऑर्डर करना चाहते हैं, अपने पास भी मँगवाना चाहते हैं, तो आप लोग सीधे इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच जगदीश हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। जी, थैंक यू वेरी मच और ये मेरे लिए यादगार इंटरव्यू है क्योंकि आपके साथ में मेरी सेंचुरी आज हो गई है। तो मुझे अरे हमेशा वाह! याद रहेगा बहुत बढ़िया, बधाइयाँ। और आपके माध्यम बधाइयाँ। से अगर एक भी स्टार्टअप इंडिया के अंदर बढ़ सकता है या मेरी किसी को किसी भी तरह से हेल्प चाहिए होगी तो आई विल फील वेरी लकी। मैं चाहता हूँ इंडिया जो है जी, थैंक यू। बिल्कुल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जगदीश, थैंक यू। थैंक यू वेरी